आप रैंडम टेस्ट करवाते हो और रिपोर्ट आते ही कंफ्यूज हो जाते हो। रुकिए, आज मैं दूंगा आपको एक हेल्थ ब्लूप्रिंट, 5 सिंपल स्टेप्स, एक फ्लो चार्ट जो आपको 10 से ज्यादा कॉमन डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। कोई गैस वर्क नहीं और सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। स्टेप 4 को फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स इसको स्किप कर जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे साइड पे फ्लो चार्ट भी देखते रहेंगे और मैं आपको साथ में समझाता भी रहूंगा। पहली चीज की बात करते हैं स्टेप 1 जो है ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही सिंपल है मेजर करना। आप घर पे भी कर सकते हैं या कहीं आप फार्मेसी में जाके चेक करवा सकते हो या हॉस्पिटल में जाके चेक करवा सकते हो। ब्लड प्रेशर एक वार्निंग लाइट की तरह है। अगर ये नॉर्मल है तो आधी बैटल ऑलरेडी आप जीत चुके हो। क्या होता है नॉर्मल? अब हम दो तरफ जाते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम है तो आप सेफ हैं, आप सीधा स्टेप 2 पे जाइए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 139 ऊपर वाला और 80 और 89 नीचे वाले के बीच में है तो आप इस स्टेप को फॉलो करिए। इसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर। और इधर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं? पहले आता है सॉल्ट इनटेक को आपको 2 ग्राम से कम करना है। दूसरी चीज आती है एक्सरसाइज से बेटर कोई चीज नहीं है। 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक सिंपल वॉकिंग से शुरू करो और आगे जाके जिम या रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करो। स्टडी ने दिखाया है इससे ब्लड प्रेशर 5 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम होता है। अपने आप को 1 महीना दो और फिर ब्लड प्रेशर को वापस रिपीट करो। कैसे रिपीट करना है? 3 रीडिंग्स लेनी है 1 हफ्ते में और डायरी बनाना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे रहता है तो आप सीधा स्टेप 2 पे जाइए। अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हो रहा और अभी भी 139-89 के बीच में है या फिर 140/90 से ऊपर बढ़ गया है तो आप ये वाला फ्लो चार्ट फॉलो करो। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा आ रहा है 2 से 3 रीडिंग में तो आपको हाइपरटेंशन है। आपको अब क्या करवाना चाहिए? मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि 24 घंटे का ब्लड प्रेशर मेजर होता है और अगर वो बढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली डायग्नोज किया जा सकता है ब्लड प्रेशर के लिए। इसका क्या कारण है? अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बढ़ जाता है। कई लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, घबराए हुए होते हैं कि क्या सुनने को मिलेगा, क्या बीमारी है मेरे को, उससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं और ये बहुत कॉमन है। एक ब्लड प्रेशर रीडिंग हॉस्पिटल में बड़े होने से आपको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन नहीं बोला जा सकता। आपको 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराना चाहिए अनलेस आपका ब्लड प्रेशर 190-200 तक पहुंच चुका है। अगर 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा बताता है तो टाइम आ गया है दवाई लेने का और एक डॉक्टर को दिखाने का। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करोगे उतना बेटर होगा। कई नई दवाइयां आ चुकी हैं ब्लड प्रेशर की और ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए भी एक सेट प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर आप चाहो तो कमेंट्स में नीचे लिखो, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगा। अब सीधा हम जाते हैं स्टेप 2 के पास। स्टेप 2 में क्या आता है? स्टेप 2 मींस डायबिटीज चेक, जो इंडिया का नंबर 1 साइलेंट किलर है। इसको कैसे चेक करते हैं? लोग बोलते हैं शुगर चेक करो, मैं आपको बोलूंगा HbA1c कराओ। HbA1c एक ब्लड टेस्ट है, बहुत सस्ते में होता है और बहुत कॉमनली अवेलेबल है। ये आपको 3 महीने की रीडिंग बताता है कि आपकी डायबिटीज कैसे कंट्रोल में है, इसके क्या वैल्यूज होने चाहिए। अगेन हम फ्लो चार्ट को फॉलो करते हैं। अगर आपका HbA1c 5.7% से कम है, वेल डन, आपको डायबिटीज नहीं है, आप सीधा स्टेप 3 पे जाइए। अगर आपका HbA1c 5.7 to 6.4% के बीच में, आप प्री डायबिटिक हैं, तब आप ये वाला फ्लो चार्ट फॉलो करें। प्री डायबिटीज आपके लिए एक वेकअप कॉल या एक अलार्म की तरह हो जाना चाहिए कि अब आपने स्टेप्स नहीं लिए अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए तो आप सीधा डायबिटिक रेंज में जाओगे। क्या स्टेप्स लेने हैं? सेम स्टेप्स जो ब्लड प्रेशर में लिए थे। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, डाइट को इंप्रूव करना है। डाइट में मैं रेकमेंड करूंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत हेल्पफुल है और स्टडी ने दिखाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग प्री डायबिटीज से आपको नॉन डायबिटिक रेंज में लेके जा सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 16 घंटे फास्ट करते हो और 8 घंटे खाते हो। जब आप खाते हो आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और लो कार्बोहाइड्रेट लेते हो। मैंने डायबिटीज़ के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारी दवाइयों के बारे में भी बात की है और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग से बॉडी में कीटोसिस होता है और कीटोसिस से फैट बर्न होता है। फैट बर्न करने से डायबिटीज़ बेटर कंट्रोल होती है। अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करोगे तो इंसुलिन स्पाइक्स कम होते हैं और प्रोटीन इंटेक से भी भूख कम लगती है लंबे टाइम तक। तो हाई प्रोटीन लो कार्ब इंटरमिटेंट फास्टिंग से प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक जाया जा सकता है। कई स्टडीज ने ये दिखाया है। मैं रेकमेंड करूंगा इस स्टेज पे आप एक डाइटिशियन से बात करो, एक कंप्लीट डाइट प्लान लाओ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप सोचोगे इसको टेस्ट कब करवाना है। अगर हम
लेस देन 5.7% की बात करें तो आप इसको साल में एक बार कराइए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 2-3 साल में एक बार करा लो। अगर आप प्री डायबिटिक हैं और आपने ये लाइफस्टाइल चेंजेस कराए, अपने आप को 3 महीने दो, वापस चेक कराओ HbA1c। अगर 5.7% से कम आ गया है, परफेक्ट, आप यही लाइफस्टाइल चेंजेस कंटिन्यू करो और अपना 6 मंथली टू ईयरली HbA1c चेक कराते रहो। अगर आपका HbA1c ठीक नहीं हो रहा और आप 6.4% से ज़्यादा की रेंज में पहुंच गए हो तो ये वाला फ्लो चार्ट फॉलो करो। अगेन, अगर आप चाहते हो कि मैं डायबिटीज़ के लिए एक डाइट प्लान बनाऊं, एक गाइड बनाऊं जो फ्रीली अवेलेबल हो, तो नीचे कमेंट करिए और मैं इसको क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे डालूंगा। वेबसाइट का लिंक भी नीचे है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका HbA1c 6.5% से ज़्यादा है, आप डायबिटिक हो, पहला काम है एक्सेप्ट करो। कई लोग डिसबिलीफ में रहते हैं, उनको लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये नंबर बनाया है। ऐसा नहीं है, सालों से रिसर्च चल रही है और उन्होंने दिखाया कि अगर आपका HbA1c 6.5% से ज़्यादा है, आप डायबिटिक हो। इसका क्या मतलब है कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डायबिटीज़ की, आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। यही मतलब है डायबिटीज़ का। और लोगों को ना हेल्थ प्रॉब्लम डायबिटीज़ से नहीं होती, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से होती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस नंबर पे आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, प्रॉब्लम है और मुझे इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, इसको मैं आपको इस फ्लो चार्ट में बताऊंगा। एक और चीज़ देखने वाली बात है कि डायबिटीज़ बहुत स्लोली किडनी को डैमेज करती है। मैं किडनी का डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं किडनी की बात कर रहा हूँ। इतनी स्लोली करती है कि अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाओ और उनको बोलो कि अभी मुझे दवाई नहीं लेनी, मुझे कुछ टाइम वेट करना है, हो सकता है कि डॉक्टर रिटायर हो जाए पर आपकी किडनी डैमेज ना हो। अगर आप ये बात समझो कि 5-10 साल लग जाते हैं किडनी डैमेज में, कई डॉक्टर्स रिटायर हो जाते हैं, तब तक आपके डॉक्टर बार बार बदल जाते हैं। तो एक फॉलो अप सिंगल पर्सन के साथ बहुत ज़रूरी है अगर आप डायबिटिक हो और आपको किडनी में प्रॉब्लम है। स्टडीज ने दिखाया कि अगर आपका HbA1c 7% से कम है तो आगे जाके आपको किडनी डिजीज़ का रिस्क कम होता है। अगर हम बात करें अब HbA1c मोर देन 6.5%, इसमें 2 चार्ट आते हैं। एक आता है चार्ट जिसमें आप अपने आप को 3 महीने देते हो। अगेन, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इससे देखते हो कि HbA1c कम हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा कम, आप सीधा दूसरे चार्ट में जाओ। दवाइयाँ, कौन सी दवाइयाँ आती है? मेटफॉर्मिन, लिनाग्लिप्टिन, ग्लिक्लाजाइड, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये सारी दवाइयाँ अब डायबिटीज़ के लिए अप्रूव हो चुकी है। याद रखिए, मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं टाइप 1 की बात नहीं कर रहा। टाइप 1 में गेम एकदम अलग होता है, आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है और ये बहुत जल्दी हो जाता है एज में। अगर आपका HbA1c 6.5 और 8 के बीच में, आपको अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे दवाइयाँ लेनी चाहिए। एवरी 3 to 6 मंथ्स आपको ये टेस्ट रिपीट कराना चाहिए देखने के लिए कि आपका कंट्रोल कैसा है। अगर आपका HbA1c 8% से ज़्यादा है, मैं आपको बोलूँगा आप सीधा एक डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जाइए या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाइए। अपना टाइम मत वेस्ट करिए किसी और के साथ। आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि आपका अब चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप एक स्पेशलिस्ट को देखेंगे, वो आपकी मेडिसिन को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे और आपका कंट्रोल बेटर कर पाएंगे। तो HbA1c अगर 8 से ऊपर है, सीधा एक डायबिटिक स्पेशलिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है। एक और चीज़ याद रखिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो एनुअल आई चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ये सब करके अब आप आते हो स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या आता है? इसमें आता है किडनी का फंक्शन और यूरिन। यूरिन में हम देखते हैं एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो, मतलब कि प्रोटीन यूरिया, और किडनी में हम देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आता है आपका यूरिया और क्रिएटिनिन। अभी मैं सिर्फ क्रिएटिनिन और EGFR की बात करूंगा, जो कि आपका एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो आपको बताता है कि आपकी किडनी कितने फंक्शन पे काम कर रही है। अगेन, इसको डिवाइड करते हैं 2 फ्लो चार्ट में। अगर आपका EGFR 90 से ऊपर है और यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं है, सीधा स्टेप 4 पे जाओ। अगर आपका EGFR 90 से कम है और आपको प्रोटीन है, तो ये वाला फ्लो चार्ट फॉलो करो। इसमें 2 आते हैं। अगर आपका प्रोटीन यूरिया 30 और 300 के बीच में है और यूनिट याद रखना मिलीग्राम पर ग्राम, तो आप ये वाला फ्लो चार्ट फॉलो करो। अगर आपका प्रोटीन यूरिया 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा है तो दूसरा वाला फ्लो चार्ट फॉलो करो। पहले हम 30 to 300 की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोटीन यूरिया है। इसमें अगर आपका EGFR 90 से कम है, मैं बोलूँगा सीधा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना। अगर आपका प्रोटीन यूरिया 300 से ज़्यादा है तो सीधा अर्जेंटली एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करेगा? दोनों केसेस में आपका वर्कअप करेगा, आपसे एक पूरी हिस्ट्री लेगा, कुछ और टेस्ट करेगा देखने के लिए कि कोई और डिजीज़ तो नहीं है जो प्रोटीन यूरिया कर रही है, और उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड करेगा किडनी का। अल्ट्रासाउंड क्यों करेगा? ये देखने के लिए कि आपका किडनी का साइज़ कैसा है, किडनी में कितनी अभी जान बाकी है। अल्ट्रासाउंड आपको बता सकता है। अगर किडनी का साइज़ छोटा हो चुका है, किडनी में ब्राइटनेस कम है, तो इसका मतलब कि क्रॉनिक कंडीशन चल रही है और रिवर्सल के चांसेस कम है। पर अगर किडनी अच्छे साइज़ की है और एकदम ब्राइट है, अच्छी दिख रही है अल्ट्रासाउंड में, तो चांस है कि रिवर्स हो सकता है। उसके बाद आपका डॉक्टर
या नेफ्रोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करेगा, या तो ब्लड टेस्ट में अगर हमें मिल गया डायग्नोसिस तो ब्लड टेस्ट से हम ट्रीट करेंगे, अगर ब्लड टेस्ट से डायग्नोसिस नहीं मिला तो किडनी बायोप्सी की बात होगी। इसके बारे में मैं आगे जाके आपको एक नई वीडियो में बताऊंगा। बट ये बताना चाहता हूँ कि किडनी बायोप्सी रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है, लोग घबराते हैं इससे, बट ये आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि आपकी किडनी में क्या चल रहा है। अगर दवाइयों की बात करें तो एस इनहिबिटर और SGLT2 इनहिबिटर्स आते हैं, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप सारी चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। इसके बाद आप सीधा स्टेप 4 पे आएंगे। स्टेप 4 कई लोग मिस कर जाते हैं। इसमें क्या आता है? लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में मैं सिर्फ LDL की बात करना चाहता हूँ। अगेन लिपिड प्रोफाइल पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, बट इसमें LDL बहुत ज़रूरी है। 2 लेवल की बात करेंगे, अगर आपका LDL 100 और 150 के बीच में, और अगर आपका LDL 150 से ऊपर है। अगर 100 और 150 के बीच में, अगेन आप अपने आप को 2 से 3 महीने दो, लाइफस्टाइल चेंजेस करो, वेट लॉस करो, कम से कम 5 से 7 किलो वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है? एक्सरसाइज करो, डाइट चेंजेस करो, एक डाइटिशियन से मिलो ताकि आपका LDL कम हो। अगर LDL बढ़ा रहता है तो स्टडीज ने दिखाया है कि आपका रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डेथ, मतलब कि हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा है। आजकल रिपोर्ट आप देख रहे होंगे कि 40 से कम इतने सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। सबका LDL बढ़ा हुआ है इंडिया में। मेरा खुद का LDL बढ़ा हुआ था और मैंने इसको डाइट से कम किया है। डाइट में क्या ऐड करना चाहिए? फाइबर ऐड कर सकते हो, ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हो, और बाकी फास्टिंग की मैं बात कर चुका हूँ। 3 महीने बाद अपना LDL वापस रिपीट कराना है। अगर ये 100 से कम आ गया है, गुड, सीधा स्टेप 5 पे जाओ। अगर आपका LDL अभी भी 100 और 150 के बीच में है तो आपको दवाई लेनी चाहिए, चाहे आप अपने 30s में हो या अर्ली 40s में हो। एक स्टैटिन लेना सेफ है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज मेडिकेशन है, सालों से चल रही है, डेकेड से स्टैटिन यूज़ किया जा रहा है। इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम है। अगर आपका LDL सीधा 150 से ऊपर है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा सीधा स्टैटिन लेना, क्योंकि LDL को कम करने में बहुत टाइम लगता है विद डाइट, और कई लोगों का नहीं हो पाता। 150 से ऊपर आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक डबल या ट्रिपल हो जाता है, तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे लो डोज स्टैटिन ले लो, बट लो एक स्टैटिन, एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलो और अपनी स्टैटिन शुरू करो। अब बात करते हैं, अगर आप स्मोक करते हो, आपका LDL अगर आप स्मोक करते हो 70 से कम होना चाहिए, और इसको अचीव करने के लिए या तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, या अगर स्मोकिंग कंटिन्यू करनी है तो स्टैटिन लेना पड़ेगा। वो ऑप्शन आपके ऊपर है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरी लगती है। अगेन अपना LDL एवरी 3 to 6 मंथ रिपीट कराओ, ये देखने के लिए कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। ये है अनीमिया चेक। अनीमिया में 2 चीज़ें आते हैं, हीमोग्लोबिन और फेरेटिन। अगर आप मेल हो तो आपका हीमोग्लोबिन 13 से ज़्यादा होना चाहिए, फीमेल्स का 12 से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ चेक करते हैं फेरेटिन। अगर आपका हीमोग्लोबिन 13 या 12 से ज़्यादा है और फेरेटिन नॉर्मल है, ये वीडियो को बंद कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर हीमोग्लोबिन कम है और फेरेटिन भी कम है, इसका मतलब है कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आपको ओरल आयरन लेना चाहिए। अगर आप CKD पेशेंट हो, स्टेज 4 या स्टेज 5, ओरल आयरन काम नहीं करता, आपको IV आयरन की जरूरत पड़ेगी। इसके बारे में मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा ताकि आप पढ़ सकें। हमारा टारगेट है हीमोग्लोबिन को 13 से ऊपर रखना इन मेल्स एंड फीमेल्स में 12 से ऊपर। अगर आप CKD स्टेज 4 या 5 पे हैं तो हमारा टारगेट है हीमोग्लोबिन को 10 से 12 के बीच में रखना। एक और बोनस टेस्ट बता देता हूँ, विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और विटामिन डी इंडिया में बहुत कॉमनली डेफिशिएंट है, तो एक विटामिन डी का टेस्ट भी करा लेना। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं एकदम टू द पॉइंट बात करना चाहता था और आपको एक 5 स्टेप ब्लूप्रिंट देना चाहता था ताकि आप अपनी हेल्थ को अर्ली डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि याद रखना, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।